गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। इस अध्याय के हम लोग आज पढ़ेंगे उपपाठ पर्यावरण की समस्याएं। इस पर्यावरण की समस्या में हम दो समस्या पढ़ेंगे, ओजोन परत की समस्या और हम कैसे जितने हमारे अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उसका हम निपटारा कैसे करेंगे, यानी कि जितने कचरा है या जितना गंदगी है उसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण समस्याएं क्या है। तो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करती है, यानी पर्यावरण में अगर कोई बदलाव हमारे आसपास के वातावरण में या हमारा जो मौसम है, हमारा जो पृथ्वी है, धरती है, पानी है, जो भी प्राकृतिक संपदा है उसमें अगर कोई बदलाव आती है तो वो हमें प्रभावित करती है। और साथ ही साथ हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण आदि, ये गतिविधियों के चलते क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें कुछ ऐसी बदलाव आ रही है जो हमारे लिए हानिकारक है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसे हम पर्यावरणीय समस्या कह रहे हैं। तो पर्यावरण की समस्या हमारे इस पाठ में दो मुख्य समस्या को हम पढ़ेंगे। एक है ओजोन परत की जो समस्या है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं वो समस्या। दूसरा समस्या ये है कि कचरे का प्रबंधन, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी हमारे आसपास कचरा है उसे हम कैसे निपटारा करें और उसका प्रबंधन हम कैसे करें। ओजोन जिसे हम लिखते हैं O3 के रूप में। हम जानते हैं कि O मतलब हो गया ऑक्सीजन का परमाणु। अब एक ओजोन के अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु रहते हैं, यानी कि 3 एटम रहते हैं। तो इस ओजोन जो है वो हमारे वायुमंडल में मौजूद रहता है, वायुमंडल के बाहरी तरफ या काफी ऊपर में। जिस जगह पे वायुमंडल में वो उपस्थित रहता है उसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का उपस्थिति से पृथ्वी के अंदर सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, परावैंगनी किरणें जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ये जो ओजोन का परत है या ओजोन गैस का जो लेयर है वो इस परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती है और विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे को इस परावैंगनी किरणें की हानिकारक जो किरण है उसके हानिकारक प्रभाव से हमें बचाती है। तो ये पृथ्वी पे जीवन बने रहे इसके लिए ओजोन गैस का जो परत है उसका बना रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कुछ गतिविधियों के चलते, इस गतिविधियों के चलते इस ओजोन परत में छेद बन रही है या उसका अवक्षय हो रहा है। ऑक्सीजन जो हम सांसों के माध्यम से लेते हैं उसे हम लोग O2 के रूप में लेते हैं, जो हमारे आसपास वातावरण के नीचे हिस्से में काफी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ओजोन जो है वो O3 जो है वो हमारे लिए जहर है। अगर वो हमारे आसपास रहेंगे तो वो हमारे लिए जहर है, लेकिन साथ ही में ये हमारे लिए एक वरदान भी है क्योंकि ये हमें परावैंगनी किरणों से बचा रही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन गैस कैसे बनती है। वातावरण की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ये O2 जो है वो परावैंगनी विकिरण के संपर्क में आके 2 ऑक्सीजन परमाणु में टूट रहे हैं और ये ऑक्सीजन के परमाणु जो है काफी अभिक्रियाशील है। ये ऑक्सीजन के अकेला परमाणु जो है ये ऑक्सीजन यानी O2 के साथ जुड़ के O3 बना रहा है, यानी कि ओजोन बना रहा है। तो इस तरह से परावैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ओजोन बन रहे हैं। ठीक उसी तरह से परावैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ओजोन टूटते भी हैं। साथ ही कुछ मानव द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ भी इस ओजोन को तोड़ते हैं। इस तरह से ओजोन की परत में कहीं कहीं पे काफी ज्यादा अवक्षय होता है और जिसके चलते ओजोन के परत में हमें छिद्र दिखाई देते हैं और उन छिद्र से
हमारी परावैंगनी किरणें जो है वो हम तक पहुंचते हैं और जो पृथ्वी के सतह पे पहुंचने के बाद विभिन्न जीवों में तरह तरह की बीमारियां या दिक्कतें लाती है। जैसे मनुष्य में ये त्वचा का कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद इस तरह का बीमारी का कारण बनते हैं। साथ में प्रतिरक्षा व्यवस्था का भी कमजोर होना, पेड़ पौधे का वृद्धि जो है वो रुक जाती है या वो मर जाती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये परावैंगनी किरणें हमारे लिए कितना हानिकारक है। ठीक उसी तरह से इसे रोकने वाली ओजोन की परत जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र देखे गए। जब पहली बार ये ओजोन छिद्र हम लोग देख पाए, उस समय पूरे विश्व में हड़कंप मच गया कि अगर इस तरह से ओजोन छिद्र हर जगह होते गए और इसका आकार बढ़ते चला गया तो और परावैंगनी किरणें हमारे जीवन तक पहुंचने लगे, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगे, तो पृथ्वी में जीवन का बचना मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर काफी जल्दी इसके ऊपर गहन चिंतन मनन शुरू हो गया। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम UNEP भी कहते हैं, इसमें सर्वानुमति बनी। सारे देशों ने अपनी सहमति जताई कि CFC का उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, कि CFC का उत्पादन उतना ही कम करे ताकि वातावरण को ज्यादा क्षति ना पहुंचे। साथ में आज सारी देश में जितने भी फ्रिज का और AC का उत्पादक है, सब ये क्योटो प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य है कि वो अपना फ्रिज या AC में CFC का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे ओजोन परत हमारे लिए कितना जरूरी है और इसके ह्रास से, इसका अपक्षय होने के कारण हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है, कितना खतरा आ सकता है। तो आज के वर्तमान समय में क्योंकि ओजोन के छिद्र काफी छोटे हुए हैं, उसके आकार में कमी आई है, क्योंकि हम लोग काफी गहन चिंतन मनन के बाद काफी गंभीरता से इस समस्या को निपटारा करने के लिए ठान लिया और इसको हमने सबके ऊपर लागू किया कि CFC का उत्पादन को सीमित रखा जाए। तो इसका फल हमारे सामने है। हमने ओजोन परत में जितना अपक्षय हुआ था उसको कुछ हद तक हमने उसमें मरम्मत कर पाया है या वो अपने आप मरम्मत हो पाया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कचरे के बारे में, कैसे हम अपशिष्ट पदार्थ का हम निपटारा करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कचरा प्रबंधन, जिसे हम लोग अपशिष्ट निपटान भी कहते हैं। तो अपशिष्ट निपटान हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसी अपशिष्ट निपटान के अभाव में, यानी कि कचरा प्रबंधन के अभाव में, हमारा पर्यावरण काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और हमारे स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हो रही है पर्यावरण प्रभावित होने के कारण में। तो इसीलिए हमको इस अपशिष्ट प्रबंधन या निबंधन का काफी जरूरत है। तो इस प्रबंधन के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अपशिष्ट या कचरे कितने तरह के होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या है। तो उसे हम दो तरीके में बांट रहे हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसा कि हम लोग जैव प्रक्रम अध्याय में हमने देखा कि हर चीज को पाचन क्रिया में पचाने के लिए, पाचन क्रिया द्वारा उसे हम तोड़ने के लिए या पचाने के लिए अलग अलग तरह का एंजाइम या पाचक रस होते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जितने भी तरह के कचरे हैं वो सब जो है एक ही तरह का सूक्ष्म जीव उसे अपघटित नहीं कर सकते, अलग अलग सूक्ष्म जीव उसे अपघटित करते हैं। साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसे पचाने का क्षमता सूक्ष्म जीवों के पास नहीं है। तो ऐसे में जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में हम देखते हैं सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, सूखे पत्ते, हमारे जीवों के अलग अलग तरह के जीवों के मल मूत्र,
कपड़े, लकड़ी, ये सारे चीज, जूते, कपड़े के बैग, सब कुछ जो है वो हम अगर जमीन के नीचे उसे दाब देंगे, उसके ऊपर लगभग कम से कम 15 सेंटीमीटर का ऊंचा मिट्टी का परत रख देंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये जो है अपना रूप जो है वो परिवर्तित हो जाएगी और वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लेगी। तो क्यों इसका करने के पीछे किसका हाथ है? सूक्ष्म जीव इसे अपघटित करके धीरे धीरे इसे मिट्टी में मिला देती है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम कांच, लोहा, प्लास्टिक, इस तरह के चीजों को हम जमीन में के नीचे दबा के भी रखेंगे तो भी हम देखेंगे सालों बीत गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसे पचा नहीं पाए या उसे अपघटित नहीं कर पाए। इसी चलते इसे हम अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं, ऐसे पदार्थों को। अब हम लोग देख रहे हैं कचरा प्रबंधन की विधियां, यानी हम किस किस तरीके से कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। तो कचरा प्रबंधन करने के माध्यम में सबसे पहले आता है कि कचरा किस तरह का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ थे उसे हम जैव मात्रा संयंत्र में हम उसे अपघटित करने का कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीवेज उपचार तंत्र, इसमें हम क्या करेंगे, जो नाली में जो गंदे चीज जा रहे हैं उस नाली के पानी को नदी में छोड़ने या कोई जलाशय में छोड़ने से पहले उसे इस सीवेज उपचार तंत्र में उस पानी को हम साफ करेंगे और उसके बाद उसको हम नाला इसे कोई भी जलाशय जैसे कि नदी या कोई भी जलाशय में उसे हम जाने देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करेंगे, जो भी अपघटित होने वाले पदार्थ है उस पदार्थों को हम मिट्टी के नीचे दबा के छोड़ देंगे। कुछ हफ्तों बाद वो सड़ गल जाएंगे, जिसे हम खाद के रूप में हम अपने खेतों में, बगीचों में या गमलों में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि को हम कंपोस्टिंग कह रहे हैं, यानी कि जो खाद बन रहे हैं जैव खाद, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। फिर पुनः चक्रण, जो हमारे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो भी इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। पुनः चक्रण यानी कि जो चीजों का हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसे पिघला के या कोई भी तरीके से उसको हम नया रूप देके हम फिर से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग में जैसे कि कोई भी बर्तन, कोई भी डब्बे, कोई भी बोतल, उसको हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक नहीं देके उसको अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें नया बोतल या नया बर्तन खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इस तरह से हम कचरे का उत्पादन को कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि कुछ जो निचली जमीन होती है वहां पे हम कचरे को डाल के फिर ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं ताकि वो धीरे धीरे अपघटित हो जाए और वो मिट्टी का रूप ले ले। जो बड़े बड़े शहरों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा सा जगह रहता है वो भी उस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा हम जलाने का भी काम करते हैं। ऐसे जगह में हम कचरों को डाल के जलाते हैं और उससे जो भी जहरीले गैस निकलते हैं उसमें हम फिल्टर या आदि लगा के गैस को निकलने से पहले साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अपशिष्ट निपटान का अलग अलग तरीके हैं, जिसके माध्यम से अगर हम हमारे जो भी कचरा बन रहे हैं उस कचरा का हम प्रबंधन करें तो हमारे पर्यावरण जो है वो साफ सुथरा रहेगा।